बेसिकली अपनी बॉडी को मेंटेन करना, बदलती हुई एनवायरनमेंट के साथ साथ हम क्या कर रहे हैं, अडेप्ट कर रहे हैं, अपनी बॉडी में चेंजेस कर रहे हैं, तो वो सब होमोस्टैसिस के अंदर आ जाता है। तो ये सब हार्मोन्स की वजह से पॉसिबल हो पाता है। मेरा एंड सीबीएसई का फेवरेट क्वेश्चन, ठीक है, एंड स्टार भी लगा दिया है। स्टार के साथ तो बेटा आप समझ जाओ, तुम स्टार लगाया है तो मतलब पेपर में आने के चांसेस कितने ज्यादा हाई होंगे। यहाँ पे कोई चीज फील हो रही है, सिग्नल गया गया गया, ब्रेन के पास डायरेक्टली नहीं जाएगा, पहले स्पाइनल कॉर्ड के पास जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन के पास लेके जाएगी। हमको ये देखना है कि भाई पेपर में जो क्वेश्चन आया कितने मार्क्स का है। 1 मार्क का क्वेश्चन है तो बेटा 2 पॉइंट्स लिखोगे तो मोर देन इनफ है। हेलो हाय नमस्ते, क्या हाल चाल? आई होप एवरीवन इज डूइंग ग्रेट। मेरा नाम है समृद्धि, मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटर एंड एजुकेटर। एंड आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के एनसीईआरटी क्वेश्चंस। चैप्टर अपने आप में ही क्या है, बच्चों के लिए काफी डिफिकल्ट चैप्टर है, ऐसा बच्चे बोलते हैं, मैं नहीं बोलती। टीचर के हिसाब से तो भाई सब कुछ इजी होता है, राइट? बट टीचर के हिसाब से नहीं चलना, हमें बच्चों के हिसाब से चलना होता है, हमें अपनी प्रॉब्लम्स देखनी है, राइट? तो मैम हमको इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स तो चलो जैसे तैसे करके समझ आ गए। अब जब पेपर में मैम क्वेश्चन आए इस चैप्टर के तो हमें थोड़ी बहुत दिक्कत हुई। दिक्कत ये हुई कि मैम एक तो हम समझ ही नहीं पाए कि क्वेश्चन में पूछने की क्या कोशिश कर रहा है, एंड थोड़ा बहुत जब हम समझ पाए कि क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है तो एक और प्रॉब्लम, हमें समझ ही नहीं आया मैम कि आंसर लिखें कैसे, क्या लिखना है क्या नहीं लिखना, आंसर कैसे फ्रेम करना है। तो इसमें कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आई, कुछ नहीं बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आई। तो उसी प्रॉब्लम को आज हम यहाँ क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। और जब बात आती है क्वेश्चंस की तो बेटा ट्रस्ट मी, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के जो एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं वो अपने आप में ही क्या है, बहुत बेहतर, बेहतर नहीं बेहतरीन है, अच्छे क्वेश्चंस हैं। एंड आप देखोगे बेटा आपके प्री बोर्ड एग्जाम्स में आप देखोगे कि वही क्वेश्चंस आए होंगे या आएंगे। एंड नॉट इवन प्री बोर्ड, आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी बेटा सेम टू सेम कई बार क्या हुआ है, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस उठ के आए हैं। सो डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ एनसीईआरटी एंड इट्स क्वेश्चंस। तो इसीलिए आज हम क्या कर रहे हैं, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द एनसीईआरटी क्वेश्चंस, वी नो एनसीईआरटी के अंदर 2 तरीके के क्वेश्चंस हैं, एक हमारे इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हो गए और एक हमारे बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस हो गए। सभी क्वेश्चंस का आज काम तमाम कर देंगे, अच्छे से समझ लेंगे। स्टार्टिंग विद द इन टेक्स्ट क्वेश्चंस फर्स्ट। जब हम इन टेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं बेटा, थोड़ा हमारे ये जो क्वेश्चंस रहते हैं ये आप देखोगे दीज आर फ्रॉम इन बिटवीन द पैराग्राफ्स, मतलब कोई छोटी मोटी एक लाइन होगी वहां से क्वेश्चन उठा के दे दिया होता है। तो इससे ये बात समझ आती है कि पेपर में जरूरी नहीं है कि आपको हेडिंग से ही सारे क्वेश्चंस आए, कोई बीच बीच के पैराग्राफ्स में से भी क्वेश्चंस बना दिए जाते हैं, राइट? चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्स एक्शन एंड वॉकिंग। अब देखो बेटा यहाँ पे 2 चीजों के ऊपर फोकस किया है उन्होंने, पूछा कि भाई क्या डिफरेंस होता है रिफ्लेक्स एक्शन में एंड वॉकिंग में, क्या डिफरेंस है। अब जब सुनते हैं तो थोड़ा ऑड लगता है यार, क्या बताएं, वॉकिंग तो एक नॉर्मल सी एक्टिविटी है मैम, हम करते हैं, और रिफ्लेक्स एक्शन तो मैम एक टॉपिक है जो हमने यहाँ पे पढ़ा है। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई कैसे आंसर करें। बेटा थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, याद करेंगे, हमने अपनी क्लास में कुछ टॉपिक्स पढ़े हैं जैसे कि वॉलंटरी एक्शंस, इनवॉलंटरी एक्शंस, रिफ्लेक्स एक्शंस। तो वहीं से हमको क्या करना है, इसको रिलेट करना है। व्हेन वी टॉक अबाउट वॉकिंग, चलना, बेटा हम चल रहे हैं, मैं अपनी मर्जी से चल रही हूँ, मैं अपनी मर्जी से रुक गई, तो ऐसे एक्शंस जिनको मैं अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकती हूँ, ऐसे एक्शंस को हम क्या बोलते हैं, वेरी गुड, ऐसे एक्शंस को हम बोलते हैं वॉलंटरी एक्शंस। तो यहाँ पे हम बताएंगे कि भाई वॉकिंग जो है वो एक वॉलंटरी एक्शन है। बट जब हम बात करते हैं रिफ्लेक्स एक्शंस की तो हम सभी को पता है बेटा, जैसे किसी गर्म चीज को हाथ लगाया, एकदम से हाथ पीछे वापस गया, मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया, ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स हुआ, खुद ब खुद हुआ, ठीक है। ऐसे रिएक्शंस, ऐसे एक्शन जिनको हम अपनी मर्जी से कंट्रोल नहीं करते, जिनको अपनी मर्जी से कंट्रोल नहीं कर सकते, ऐसे एक्शंस को हम इनवॉलंटरी एक्शंस बोलते हैं। एंड रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, एक तरीके का इनवॉलंटरी एक्शन है। अब एक और पॉइंट आ जाता है बेटा, अगर मैं बात करूं वॉकिंग की, वॉकिंग क्या है, जैसे कि मैंने कहा मैं सोच समझ के कर रही हूँ, अपनी मर्जी से कंट्रोल कर रही हूँ। एंड किसी भी चीज को बेटा अगर हमारी बॉडी में कुछ भी हम कंट्रोल कर पा रहे हैं, सो दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द ब्रेन। तो जो हमारे वॉलंटरी एक्शंस होते हैं, वॉलंटरी एक्शंस जिनको हम अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं बेटा, वहां पे क्या है, वहां पे ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट होता है, वहां पे ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट होता है। बट रिफ्लेक्स एक्शन में बेटा ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, तो फिर ये वाले एक्शंस कौन कराता है। तो रिफ्लेक्स एक्शंस जो होते हैं बेटा दैट इज एक्चुअली कंट्रोल्ड बाय, रिफ्लेक्स एक्शंस जो है बेटा दैट इज एक्चुअली कंट्रोल्ड बाय द स्पाइनल कॉर्ड।
हम यहाँ पे एक और पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि यहाँ पे थिंकिंग इन्वॉल्व होती है, यहाँ पे थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं होती। पॉइंट अगर हम ऐड करना ही चाहें भाई, यहाँ पे फिर हम और एस्पेक्ट्स के बारे में भी बात कर सकते हैं, बट हमको ये देखना है कि भाई पेपर में जो क्वेश्चन आया कितने मार्क्स का है। 1 मार्क का क्वेश्चन है तो बेटा 2 पॉइंट्स लिखोगे तो मोर देन इनफ है, राइट। आप यहाँ पे क्या करोगे, आपको इस बात पे ध्यान देना है कि भाई पेपर में क्वेश्चन आया कितने मार्क्स का है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। व्हाट हैपेंस एट द साइनेप्स बिटवीन द टू न्यूरॉन्स, वो कह रहा है कि भाई जो दो न्यूरॉन्स के बीच में साइनेप्स होता है वहां पर क्या होता है। क्या ये बात हम सभी को पता है कि साइनेप्स क्या है? जल्दी से आंसर करेंगे, जल्दी से आंसर करेंगे। व्हाट इज साइनेप्स? वेरी गुड। साइनेप्स क्या होता है? साइनेप्स इज एक्चुअली द माइक्रोस्कोपिक गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स। व्हाट इज साइनेप्स? साइनेप्स क्या है? साइनेप्स इज एक्चुअली द माइक्रोस्कोपिक गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स। दो एडजेसेंट न्यूरॉन्स होते हैं, उनके बीच का जो गैप होता है उसको हम बोलते हैं साइनेप्स। जैसे कि अगर यहां पर मैं क्या कर दूं भाई, अगर यहां पे मैं एक न्यूरॉन बना दूं, ये मैंने इसके क्या बना दिए भाई, ये मैंने इसका एक्सोनल एंड या नर्व एंडिंग बना दी, ये इसके डेंड्राइट्स हो गए, राइट। यहां पे क्या है, मान लेते हैं यहां पे क्या है, यहां पे एक दूसरा न्यूरॉन है, ये इसके डेंड्राइट्स हो गए, ये इसका एक्सॉन हो गया, ये इसकी नर्व एंडिंग हो गई, राइट। याद आ रहा है बेटा सबको, ये पढ़ी है चीज हमने क्लास में डिस्कस करी है। सो यहां पे इफ यू विल केयरफुली सी, ये जो बेटा इन दोनों न्यूरॉन्स के बीच में ध्यान से देखेंगे बेटा, इन दोनों न्यूरॉन्स के बीच में ये जो खाली जगह है, इन दोनों न्यूरॉन्स के बीच में ये जो खाली जगह है, समझ रहे हो बेटा, ज्यादा हो गया है थोड़ा इन दोनों न्यूरॉन्स, थम जाओ प्लीज, हाँ, इन दोनों न्यूरॉन्स के बीच में ये जो खाली जगह है, ये जो खाली जगह है बेटा इन दोनों न्यूरॉन्स के बीच में, इस खाली जगह को, इस गैप को, इस छोटे से गैप को हम क्या बोलते हैं बेटा, इस छोटे से गैप को हम बोलते हैं साइनेप्स। अब वो ये पूछ रहा है कि भाई साइनेप्स पे एक्चुअली होता क्या है। प्रोसेस में समझा रही हूं, लिखना कैसे है बेटा आपको पीछे में डिस्कस कर लूंगी। बेसिकली होता क्या है बेटा, जब हमारे न्यूरॉन को सिग्नल मिलता है तो उसको रिसीव करने का काम होता है डेंड्राइट का। डेंड्राइट से सेल बॉडी के पास सिग्नल जाता है, सेल बॉडी से एक्सॉन के पास जाता है और एक्सॉन के एंड पे पहुंच जाता है, एक्सॉन के एंड पे सिग्नल पहुंच जाता है। अब ये सारा जो सिग्नल था बेटा, ये इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिक सिग्नल की फॉर्म में था। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है बेटा, एक इलेक्ट्रिक सिग्नल होता है जो यहां से यहां तक मूव करता है। अब अगेन बेटा थोड़ा सा सोचो, अगर इलेक्ट्रिकल सिग्नल पास हो रहा है सो दैट मीन्स उसको कुछ ना कुछ मीडियम चाहिए होगा, बट आगे तो कुछ है ही नहीं, आगे तो गैप है। तो बेसिकली होता क्या है बेटा, जैसे ही हमारा इलेक्ट्रिक सिग्नल यहाँ पे एक्सॉन के एंड पे नर्व एंडिंग पे पहुंचता है, तो यहाँ पे आने के बाद वो क्या होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है केमिकल सिग्नल में। मतलब जैसे यहाँ से इलेक्ट्रिकल सिग्नल आके यहाँ पे पहुंचा, यहाँ पे आके क्या होता है बेटा, आखिरी में पहुंचते ही इस सिग्नल की वजह से क्या होता है, कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं, और वो केमिकल्स क्या होते हैं बेटा, वो केमिकल्स होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स, और वो न्यूरोट्रांसमीटर्स यहां से निकल के भागते हैं कहां पे, दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स के पास, दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स के पास। तो बेसिकली यहां पे जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल आया था वो एक्सॉन एंड पे पहुंचते ही कन्वर्ट हो जाता है केमिकल सिग्नल्स में। बेसिकली यहां से कुछ छोटे केमिकल सब्सटेंसेस रिलीज होते हैं यहां से, येलो वाले न्यूरॉन से, और वो केमिकल सब्सटेंसेस को हम न्यूरोट्रांसमीटर्स बोलते हैं, और उस सिग्नल को वो केमिकल फॉर्म में आगे लेके जाते हैं। तो यहां तक इलेक्ट्रिकल फॉर्म में चल रहा था सिग्नल, बट साइनेप्स पे आते ही वो केमिकल फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, एंड केमिकल फॉर्म में वो सिग्नल आगे पहुंचता है किसके पास, इसके पास। अब जैसे ही इसके पास बेटा वो केमिकल सिग्नल्स पहुंचते हैं, वो केमिकल सब्सटेंसेस पहुंचते हैं जिनको हम न्यूरोट्रांसमीटर बोल रहे हैं, उन केमिकल सब्सटेंसेस की वजह से क्या होता है बेटा, यहाँ पे इनको सिग्नल मिलता है डेंड्राइट को, डेंड्राइट से सेल बॉडी को, एंड अगेन यहाँ पे बेटा वही इलेक्ट्रिकल सिग्नल आगे मूव करता है।
तो इसका मतलब ये है कि साइनैप्स पे इस खाली जगह पे क्या होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, चलिए तो यहां पे देखते हैं, बिटवीन द साइनैप्स बिटवीन टू न्यूरॉन्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आर कन्वर्टेड इनटू केमिकल सिग्नल्स दैट कैन इजीली क्रॉस ओवर द गैप and pass on the chemical messenger to the next neuron where it is converted to back to electrical signal। तो बेटा यहाँ पे हमने मेन पॉइंट पकड़ लिया है। मेन पॉइंट ये है कि साइनैप्स पे क्या होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, बेटा इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आर कन्वर्टेड इनटू केमिकल सिग्नल्स। ये क्या है, वो मेन पॉइंट है इस आंसर का, जो आपके आंसर में होना चाहिए। मैं ये बोल रही थी, अभी मैंने बोला था ना बेटा, तो मैं यही बोल रही थी कि बेटा आप इस चीज को समझो कि ऐसी कौन सी चीज है जो मैं लिख दूं और मेरा मार्क्स ना कटे। क्योंकि कई बार होता है ना यार, हमने आंसर तो लिखा बट फिर भी मैम ने या सर ने हमारा आधा मार्क कहाँ काट लिया। तो यही होती है वो छोटी छोटी चीजें, यही होते हैं वो छोटे छोटे पॉइंट्स जो हमको सीखने हैं, समझने हैं अपने आंसर राइटिंग को और बेहतर करने के लिए। चलिए आंसर देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन्स मेंटेन पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी। तो बेटा देखो, जहां पे बात आ गई किसकी, जहां पे बात आ गई पोस्चर की, है ना, पोस्चर हो गया, बैलेंसिंग हो गया, ये सब चीजें कौन मेंटेन करता है, ये सब चीजें मेंटेन करता है हमारे ब्रेन का एक पार्ट जिसको हम हाइंड ब्रेन बोलते हैं। अगर इतना लिखोगे तो पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको स्पेसिफिकली आंसर करना पड़ेगा कि हाइंड ब्रेन का कौन सा पार्ट, हाइंड ब्रेन का कौन सा पार्ट। हाइंड ब्रेन का एक पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं सेरिबेलम। सेरिबेलम, हमारे ब्रेन का जो सेरिबेलम होता है दैट इज इन्वॉल्व, जो कि क्या करता है, हमारी बॉडी को पोस्चर मेंटेन करने में, बैलेंसिंग मेंटेन करने में। साइकिल चलाते टाइम, स्कूटी चलाते टाइम तुम्हारी बॉडी बैलेंस्ड है, इधर भी नहीं गिर रहे उधर भी नहीं गिर रहे, है ना, गिर मत जाना। तो वहां पे कौन रोल प्ले कर रहा है बेटा, सेरिबेलम, हमारी बॉडी का इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आंसर कर देंगे सेरिबेलम। ये चीज मैंने पहले भी बताई है, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि मैम सेरिब्रम, सेरिबेलम, सेरिब्रम, सेरिबेलम में बहुत कंफ्यूज होते हैं। सेरिबेलम बैलेंस, बैलेंस बैलम, सेरिब्रम नहीं बैलम, बैलम में बैलेंस, बैलम बैलेंस, बैलम बैलेंस, मिलते जुलते टर्म्स है, ऐसे याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू वी डिटेक्ट द स्मेल ऑफ एन अगरबत्ती इंसेंस स्टिक्स। ठीक है, अब देखो बेटा, आपसे डायरेक्टली नहीं पूछ रहा कि आपकी नोज में कौन सा रिसेप्टर है, घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ रहा है, सिचुएशन दे रहा है, आपको केस दे रहा है, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में। अब सिंपली वो ऐसे भी तो पूछ सकता था कि बताओ भाई नोज के अंदर कौन सा रिसेप्टर होता है, नहीं, घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई देखो, अगर हमने घर में अगरबत्ती जलाई, इंसेंस स्टिक जलाई, तो आपको उसकी बहुत अच्छी सी प्यारी सी क्या आती है, स्मेल आती है। तो उस स्मेल को हम कैसे डिटेक्ट करते हैं बेटा, स्मेल को हम डिटेक्ट करते हैं किसकी वजह, स्मेल क्या है बेटा, स्मेल एक तरीके का स्टिमुलाई है। डू वी ऑल अग्री, स्मेल क्या है, एक तरीके का स्टिमुलाई है। और स्टिमुलाई को सेंस करने के लिए किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है, रिसेप्टर की। अब स्मेल को कौन सा रिसेप्टर सेंस करता है, स्मेल को कौन सा रिसेप्टर सेंस करता है। तो भाई देखो, स्मेल को हम सेंस करते हैं किसकी मदद से, हमारी नोज की मदद से। और नोज के अंदर क्या होते हैं भाई, नोज के अंदर होते हैं ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, नोज के अंदर होते हैं ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। स्मेल ऑफ एन अगरबत्ती इज डिटेक्टेड बाय नोज, नोज एंड नोज के अंदर क्या चीज चाहिए, नोज के अंदर क्या है भाई, व्हाट इज प्रेजेंट इन नोज, नोज के अंदर प्रेजेंट है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। तो ये सिग्नल को लेते हैं, फिर इससे सेंसरी न्यूरॉन के पास इंफॉर्मेशन जाती है, सेंसरी न्यूरॉन हमारे कहां ले जाते हैं इंफॉर्मेशन को, हमारे ब्रेन के पास, ब्रेन में भी सीधा हमारे फोर ब्रेन में। आपको याद है हमारे फोर ब्रेन में भी अलग अलग लोब्स होते हैं, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑल्फैक्टरी लोब एंड सो ऑन। यस, ठीक है। फोर ब्रेन इंटरप्रेट क्या, फोर ब्रेन क्या करता है बेटा, इस सिग्नल को इंटरप्रेट करता है, ठीक है, और उसके बाद जो भी आपका एक्शन होगा वो आप फिर आपका ब्रेन डिसाइड करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान ले कि बहुत अच्छी स्मेल है तो हम क्या करेंगे, वाओ, और बहुत गंदी है तो ओहो इसको हटाओ, है ना। तो डिपेंड कि भाई वो सिग्नल हमारे ब्रेन में पहुंचा और फिर हम कैसे एक्ट करेंगे। व्हाट इज द रोल ऑफ ब्रेन इन रिफ्लेक्स एक्शन, आए क्या मैम, क्या क्या क्या, अभी आपने मैम बोला अभी थोड़ी देर पहले सबसे पहले क्वेश्चन में कि ब्रेन इन्वॉल्व नहीं है, आपने तो कहा था कि रिफ्लेक्स एक्शन को स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करती है, और अब आप पूछ रहे हो ये ब्रेन का क्या रोल है। बेटा मैं नहीं पूछ रही, एनसीईआरटी पूछ रही है ना। देखो एनसीईआरटी कितनी गलत बात है, व्हाट इज दिस एनसीईआरटी। आप पहले कहते हो कि ब्रेन इन्वॉल्व नहीं है, ब्रेन कंट्रोल नहीं करता रिफ्लेक्स एक्शन को स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करती है, फिर आप ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हो, एंड आ भी जाएंगे बेटा ऐसे क्वेश्चन,
आते भी हैं ऐसे क्वेश्चन, और फिर बच्चों के आंसू भी आते हैं। क्वेश्चन आया, यहाँ बच्चों के आंसू आए, ठीक है। नहीं भाई, नहीं 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 आने देंगे। समृद्धि मैम नहीं देख सकती तुम्हारी आंखों में आंसू, तुम्हें बताऊंगी तुम्हें करना क्या है। देखो बेटा, जब हम बात करते हैं किसकी, रिफ्लेक्स एक्शन की, तो थोड़ा बहुत देखो, अब डिपेंड करता है ना कि पेपर में क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। मान लो 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया, तो फिर अच्छे से आंसर लिखना पड़ेगा। हम क्या लिखेंगे, हम बताएंगे। देखो भाई, रिफ्लेक्स एक्शंस जो होते हैं वो क्या है, इंस्टेंटली होते हैं। कब, जब हमारी बॉडी में कोई ऐसा स्टिमुलस मिलता है जो हमको हार्म कर सकता है, तो वो एकदम से हो जाते हैं और उस टाइम पे सोचने समझने का टाइम नहीं होता। अब आप खुद बताओ बेटा, सोचने समझने का काम ब्रेन का है, तो उस टाइम पे तो सोचने समझने का टाइम ही नहीं है, और सोचे समझे बिना वो एक्शन हो जाते हैं। दैट मीन्स के वहां पे ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, ठीक है। रिफ्लेक्स एक्शंस जो होते हैं बेटा, किस वजह से होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड की वजह से होते हैं। बट सेम टाइम, सुनो मेरी बात, एट द सेम टाइम बेटा, जब रिफ्लेक्स एक्शन हो गया तो उसके बाद सिग्नल, जो इंफॉर्मेशन है बेटा, हमारे ब्रेन तक भी पहुंचती है। बट बाद में भाई, तुमने आज किचन में जाके बहुत गर्म पतीले पे हाथ लगा दिया और एकदम तुमने हाथ पीछे कर लिया, ठीक है, और तुमने सोचा अब किसी को बताऊंगा तो बहुत बेइज्जती हो जानी है, तो एक काम करता हूं, ऐसे करके भाग जाता हूं, चुपचाप जाके कमरे में बैठ जाता हूं। पर तुमको बेटा ये बात 10 दिन तक भी याद रहेगी, याद रह गई कोई चीज, दैट मीन्स तुम्हारी मेमोरी में जा चुकी है। मेमोरी कहाँ होगी, ब्रेन में। दैट मीन्स कि वो बात, वो इंफॉर्मेशन, वो सिग्नल तुम्हारे ब्रेन तक पहुंचा था। उस टाइम पे जब तुम एक्शन कर रहे थे, तो उस टाइम पे कोई रोल नहीं था ब्रेन का, उस टाइम पे वो सब एक्शन तुम्हारे स्पाइनल कॉर्ड ने करा दिया। बट एट द सेम टाइम सिग्नल कहां पे पहुंचा, ब्रेन पे पहुंचा, और ये ब्रेन में क्या होगा, रिकॉर्ड होगा, ये इवेंट हमारे ब्रेन में रिकॉर्ड होगा, और फ्यूचर यूज के लिए ब्रेन इसको रिकॉर्ड करके रखेगा, सो दैट जब तुम दोबारा से उस सिचुएशन में आओ तो तुमको याद आ जाए कि बेटा पिछली बार भी मरते मरते बचा था, प्लीज इस बारी ध्यान से, ठीक है। तो जब उस सिचुएशन में आप दोबारा से आओ तो आपको पता हो कि आपको कैसे एक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ी सी कहानी बता देंगे, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, ठीक है, रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, एंड यहाँ पे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड वाली बात हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। वैसे मेन आंसर तो हमारा यही होगा, ये जरूर होना चाहिए आपके आंसर में। दिस इज इंपॉर्टेंट, this is important. Moving to next question, what are plant hormones? Very easy question, हलवा question. Hormones कोई भी हो, plant हो, animal हो, फर्क नहीं पड़ता। Simply hormones की जब बात होती है, hormones are basically the chemical messengers. Hormones क्या होते हैं, hormones are basically the chemical messengers. and ये क्या करते हैं बेटा, ये एक specific जगह पे बनते हैं, और वहां पे बनने के बाद वही नहीं बैठे रहते, ये डिफरेंट फंक्शन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। चाहे मैं एनिमल्स की बात करूं, चाहे मैं ह्यूमन बॉडी की बात करूं, चाहे मैं प्लांट्स की बात करूं। हॉर्मोन्स बेसिकली क्या होते हैं बेटा, कुछ केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि मैसेंजर्स की तरह काम करते हैं, यहाँ पे बने और यहाँ से कहीं और जाएंगे और वहां जाके इंफॉर्मेशन लेके पहुंचेंगे और वहां जाके डिफरेंट चेंजेस कराएंगे, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, प्लांट हार्मोन्स क्या है, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो एक स्पेसिफिक साइट पे बनते हैं प्लांट में, और ट्रांसलोकेट मतलब इधर से उधर क्या होते हैं, मूव हो जाते हैं टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट बेस्ड ऑन देयर रिक्वायरमेंट। उस टाइम पे रिक्वायरमेंट क्या है प्लांट की, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके आंसर में बेटा ये जरूर होना चाहिए कि प्लांट हार्मोन्स जो हैं वो क्या करते हैं, प्लांट को ग्रोथ में, डेवलपमेंट में, और डिफरेंट जो स्टिमुलाई प्लांट को होने को मिल रहे हैं अपनी एनवायरनमेंट में, जैसे कि लाइट को सेंस करना, वाटर को सेंस करना, इन सब चीजों को देख के एनवायरनमेंट के अंदर जो स्टिमुलाई हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करने में मदद करते हैं। प्लांट के बेटा कम से कम 2 से 3 एग्जाम्पल्स आप दोगे। अब देखो यही क्या है, कला है आंसर राइटिंग की। सिर्फ पेपर में पूछा है प्लांट हार्मोन्स क्या होते हैं, एग्जाम्पल्स नहीं पूछे, बट आप देख रहे हो बेटा बिना पूछे यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। साइंस में ऐसी होता है, बायो में तो खासकर। पेपर में तुमसे क्वेश्चन आया, कोई भी क्वेश्चन आया और वहां पे लिखा हुआ है गिव एग्जाम्पल, ठीक है, तुमने एग्जाम्पल दे दिए, ठीक है, तुम्हें मार्क्स मिल जाएंगे। पेपर में क्वेश्चन आया और वहां नहीं लिखा था गिव एग्जाम्पल, वहां कुछ नहीं लिखा था गिव एग्जाम्पल, और तुमने अगर एग्जाम्पल नहीं दिया कट जाएंगे, एंड यू विल बी लाइक पूछा ही नहीं था भाई। अरे पूछा नहीं था तो क्या हुआ, तुम्हें तो आता था ना, तुम्हें बताना चाहिए था, लाइक दैट। तो यहाँ पे देखो बेटा हमने एग्जाम्पल दे दिया ऑक्सिन का, जिब्रेलिन का, साइटोकाइनिन का, एब्सिसिक एसिड का एंड इथाइलिन का, राइट। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ इज द मूवमेंट ऑफ लीव्स ऑफ द सेंसिटिव प्लांट डिफरेंट फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ शूट टुवर्ड्स द लाइट। वेरी
वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, मेरा एंड सीबीएसई का फेवरेट क्वेश्चन, ठीक है, एंड स्टार भी लगा दिया है। स्टार के साथ तो बेटा आप समझ जाओ, तुम स्टार लगाया है तो मतलब पेपर में आने के चांसेस कितने ज्यादा हाई होंगे। यहाँ पे वो पूछ रहा है कि भाई देखो, प्लांट जो होता है, कौन सा प्लांट, सेंसिटिव प्लांट, जब हमारे सेंसिटिव प्लांट्स की लीफ मूव करती हैं, कौन से प्लांट की बात हो रही है भाई यहाँ पे, सेंसिटिव प्लांट कौन सा होता है, सेंसिटिव प्लांट कौन से प्लांट की बात हो रही है, यस, समोसा प्यूडिका, अरे नहीं भाई, मिमोसा प्यूडिका, मिमोसा, मिमोसा प्यूडिका, जिसको हम क्या बोलते हैं, टच मी नॉट प्लांट भी बोलते हैं, जिसको हम हिंदी में छू मी का पौधा भी बोलते हैं। इस पौधे की जब हम बात करें तो बेटा जब इसको टच करते हैं तो इसकी लीव्स जो होती है मूव करती है, वो फोल्ड हो जाती हैं। एंड बेटा जब ये मूवमेंट हुई तो क्या इस मूवमेंट को कराने के लिए किसी भी तरीके की ग्रोथ हुई है, नो। एंड ऐसी मूवमेंट जिनमें क्या होती है, जिसमें कोई भी ग्रोथ नहीं हो रही, ऐसी मूवमेंट प्लांट के अंदर जिसमें कोई भी ग्रोथ नहीं हो रही, ऐसी मूवमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, बताओ जल्दी से, मैं नहीं बताऊंगी तुम बताओगे, वेरी गुड। ऐसी मूवमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, ऐसी मूवमेंट्स को हम बोलते हैं नेस्टिक मूवमेंट्स। क्या बोलते हैं, ऐसी मूवमेंट्स को हम बोलते हैं नेस्टिक मूवमेंट्स। तो ये जो मूवमेंट हो रही है किसके अंदर, सेंसिटिव प्लांट की लीव्स के अंदर, ये क्या है, ये नेस्टिक मूवमेंट्स हैं। ये क्या है, ये नेस्टिक मूवमेंट्स हैं, ठीक है। उसको हमें क्या करना है बेटा, उसको हमको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, मूवमेंट ऑफ शूट टुवर्ड्स द लाइट। अब वो दूसरा एग्जांपल दे रहा है कि देखो भाई एक प्लांट होता है, ठीक है, हम उसमें ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्या हम उसमें ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो उसकी शूट है वो लाइट की तरफ क्या कर रही है, वो लाइट की तरफ मूव कर रही है, वो क्या कर रही है, लाइट की तरफ मूव कर रही है। मूवमेंट ऑफ प्लांट या प्लांट का पार्ट्स टुवर्ड द लाइट, ठीक है। अब बेटा लाइट की तरफ मूव कर रहा है, लाइट की तरफ, ऐसे में ग्रोथ हो रही है। एंड ऐसे वाली मूवमेंट जिसमें क्या होता है, प्लांट या प्लांट का पार्ट मूवमेंट दिखा रहा है और मूवमेंट दिखाते टाइम ग्रोथ भी दिखा रहा है, तो ऐसे मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं बेटा, ऐसी मूवमेंट्स को हम बोलते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट्स, ठीक है। क्या बोलते हैं, ऐसी मूवमेंट्स को हम बोलते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट्स। और ये कौन सी ट्रॉपिक मूवमेंट है, लाइट की तरफ हो रहा है तो ये फोटोट्रॉपिक मूवमेंट्स है, ये क्या है, फोटोट्रॉपिक मूवमेंट्स है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा, इन दोनों तरीके की मूवमेंट्स को हम क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। सिंपली यहाँ पे हमको क्या पूछा है बेटा, हमको घुमा फिरा के एक ही चीज पूछी है, घुमा फिरा के एक चीज पूछी है कि भाई डिफरेंस क्या होता है नेस्टिक मूवमेंट्स में, ट्रॉपिक मूवमेंट्स में। वो चाहता तो डायरेक्टली तुमसे ऐसे पूछ सकता था, बताओ क्या डिफरेंस है नेस्टिक मूवमेंट और ट्रॉपिक मूवमेंट्स। मैम ये क्या कर रही है बेटा, उन्होंने ऐसे कान नहीं पकड़ा, उन्होंने ऐसे कान पकड़ा, तुम्हारे लिए चीजें मुश्किल कर दी और कुछ नहीं, काम वही था, ऐसे पकड़ा। बट इन्होंने कहा नहीं, हम तो बच्चों को परेशान करेंगे, हम तो घुमा फिरा के पूछेंगे। तो बेटा यही तुमको सीखना है, घुमा फिरा के क्वेश्चन आ गया, कॉन्सेप्ट भाई वही है जो किताब में दिया हुआ है, बस घुमा फिरा के पूछा है। फिर बच्चे बोलते हैं करे यार एनसीईआरटी से बाहर का आ गया, यार एनसीईआरटी से, नहीं यार कुछ नहीं आया एनसीईआरटी से बाहर का, कॉन्सेप्ट वही है। अब तुम्हें आना चाहिए ना कॉन्सेप्ट अप्लाई करना, ठीक है। आपको डिफरेंशिएट करना है किसमें, नेस्टिक एंड ट्रॉपिक मूवमेंट्स में। तो यहाँ पे हम बताएंगे कि ये जो मूवमेंट है नेस्टिक मूवमेंट है, ये ट्रॉपिक मूवमेंट है, इसमें ग्रोथ इन्वॉल्व नहीं होती, इसमें ग्रोथ होती है। इसमें डायरेक्शन ऑफ द स्टिमुलस डिपेंड नहीं करता बेटा, तुम कहीं पे भी हाथ लगाओ लीफ को, सारी की सारी लीव्स क्लोज हो जाएंगी। बट यहाँ पे डिपेंड करता है कि डायरेक्शन क्या है स्टिमुलस का, कुछ पार्ट स्टिमुलस की तरफ जा रहे हैं पॉजिटिव ट्रॉपिज्म, कुछ लोग अवे, कुछ पार्ट्स अवे जा रहे हैं नेगेटिव ट्रॉपिज्म। यहाँ पे जो मूवमेंट थी लीव्स की वो किस वजह से हुई थी, टच की वजह से हुई थी। यहाँ पे स्टिमुलस टच है, यहाँ पे स्टिमुलस क्या है, लाइट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे लाइट की वजह से, यहाँ पे बेटा एकदम से मूवमेंट क्यों हुई, बिकॉज जो सेल्स थे प्लांट के अंदर उनके एकदम से उनको क्या हो गया, वाटर लॉस हो गया, तो सेल की शेप बदल गई। जैसे ही पानी निकला सेल्स में से सेल की शेप बदल गई, जिसकी वजह से शेप चेंज होने की वजह से प्लांट की लीव्स क्लोज हो गए। यहाँ पे बेटा क्या था, यहाँ पे अनइक्वल ग्रोथ हुई है। बेसिकली यहाँ पे होता क्या है भाई, एक तरफ से लाइट आ रही है सन की एक तरफ से लाइट आ रही है, तो यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है टिप्स पे। बट लाइट की वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन दूर भागने लगता है। ऑक्सीजन को ना लाइट बिल्कुल नहीं पसंद, उसको डार्क पसंद है, तो वो उस पॉइंट से दूर भागने लगता है और वो एक जगह पे इकट्ठा हो जाता है, एक जगह पे बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। एक ही जगह पे बहुत ज्यादा ऑक्सीजन इकट्ठा होने की वजह से ये वाला पार्ट क्या होता है, झुकने लगता है।
तुम समझ रहे हो बेटा, पेड़ के एक तरफ पे क्या है, अगर बहुत 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 सारे एप्पल्स लगे हुए हैं और एक तरफ बिल्कुल भी एप्पल्स नहीं लगे हुए या बिल्कुल भी फ्रूट्स नहीं लगे हुए, सो दैट पार्ट विल बेंड, है ना, जिस तरफ से भारी हो जाएगा उस तरफ से वो झुक जाएगा। बिल्कुल वैसे ऑक्सीजन एक जगह पे इकट्ठा होता है जिसकी वजह से दूसरी पार्ट क्या हो जाती है, इस तरफ की बेंड हो जाती है, राइट। ये क्या है बेटा, नेस्टिक मूवमेंट्स फास्ट होती हैं एज कंपेयर टू द ट्रॉपिक मूवमेंट्स। ये क्या है बेटा, ये स्लो होती हैं। ये हमने डिफरेंस बता दिया। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ प्लांट हार्मोन दैट प्रमोट्स ग्रोथ। देखो बेटा, जब हम प्लांट हार्मोन्स की बात करते हैं, प्लांट्स के अंदर दो तरीके के हार्मोन्स होते हैं। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो क्या करते हैं, ग्रोथ को बढ़ावा देते हैं। वेरी गुड प्लांट, ग्रोथ करो ग्रोथ करो ग्रोथ करो, वेरी गुड, हम तुम्हारे साथ हैं। कौन है ग्रोथ में साथ, कौन देता है, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ये बढ़ा चढ़ा के खूब तरक्की कराते हैं प्लांट को कि भाई तुम ग्रोथ करो। बट कुछ प्लांट हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो ग्रोथ को रोक के रखते हैं, जैसे कि एब्सिसिक एसिड हो गया, इथाइलिन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे प्रमोशन कौन करा रहा है, ग्रोथ को प्रमोट कौन कर रहा है, तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है प्रमोशन कराने वालों का। तो बेटा यहाँ पे ऑक्सिन, जिब्रेलिन, आप साइटोकाइनिन भी लिख सकते हो, बट यहाँ पे एक ही पूछा है, हमने यहाँ पे दो लिख दिए। तो हमने ऑक्सिन के बारे में बता दिया। ऑक्सिन क्या है, सेल को इलोंगेशन में मदद करता है, शूट का जो सेल है उसको लंबा कर देता है, जिसकी वजह से प्लांट में ग्रोथ देखने को मिलती है। जिब्रेलिन, बहुत सारे प्लांट्स के अगर हम बात करें बेटा, तो वहां पे जो स्टेम की हाइट है, स्टेम की जो इलोंगेशन है, वो इसकी वजह से होती है। सीड की जो जर्मिनेशन है, उसमें कौन मदद करता है, जिब्रेलिन। सीड जर्मिनेट करेगा तो पौधा बनेगा, है ना, पौधा बनेगा, ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होगी। तो ये क्या है, हमारे कुछ दो हार्मोन्स हैं। इसके अलावा साइटोकाइनिन की भी बात कर सकते हैं कि साइटोकाइनिन बेसिकली सेल डिवीजन में मदद करता है। जितने ज्यादा सेल उतनी ज्यादा ग्रोथ, उतनी ज्यादा डेवलपमेंट। Moving to next question, how is the movement of leaves of the sensitive plant is different? अभी तो डिस्कस किया था भैया, अभी डिस्कस किया था, अभी डिस्कस किया था भाई, ये तो हमने, ये गलत हो गया है क्या यहाँ पे, हम ये डिस्कस कर चुके हैं बेटा, है ना। लेट्स मूव अहेड। ओके, डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट हाइड्रोट्रोपिज्म। वो कह रहा है कि हमको क्या करना है, हमको एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन करना है जिसमें हम क्या डेमोन्स्ट्रेट कर सके, हाइड्रोट्रोपिज्म। डू वी ऑल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ हाइड्रोट्रोपिज्म? हाइड्रो मतलब वाटर, हाइड्रो का मतलब क्या होता है, वाटर, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर। ट्रोपिज्म का मतलब यहाँ पे हो गया ट्रॉपिक मूवमेंट। अब प्लांट के अंदर ऐसी मूवमेंट जो कि किसकी वजह से हो, वाटर की वजह से हो। वाटर यहाँ पे क्या है, वाटर बेसिकली यहाँ पे एज अ स्टिमुलाई काम कर रहा है। वाटर यहाँ पे ऐसे क्या काम कर रहा है, एज अ स्टिमुलाई काम कर रहा है। तो ऐसे वाली ट्रॉपिक मूवमेंट जो कि वाटर के रिस्पॉन्स में होती है, ऐसे वाली मूवमेंट्स को हम हाइड्रोट्रोपिज्म बोलते हैं। हमको एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन करके बताना है, ठीक है। क्या करेंगे भाई, हम यहाँ पे इस तरीके से बेटा बिल्कुल इसको एक्टिविटी एक्सपेरिमेंट के फॉर्म में लिखेंगे। कैसे करते हैं बेटा, हमारा एम क्या है यहाँ पे, व्हाट इज आवर एम? एम यहाँ पर है मैम बस पास हो जाए मैम, बस यही दुआएं करते रहते हैं हम तो। चैट बॉक्स में, चैट नहीं, कमेंट बॉक्स में, आई विश एवरीवन गेट 95% इन बोर्ड एग्जाम्स। बेटा गरीबों की तरह मार्क्स मांग ही रहे हो बिना पढ़े, तो 100% मांग लो। ये क्या गरीब पंथी दिखा रहे हो, 5% क्यों कटवा रहे हो, मुझे ये नहीं समझ आ रहा। कहाँ चले जाएंगे 5% मार्क्स, 100% की पूरी कामना करो यार, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें, एम क्या है, टू डिमॉन्स्ट्रेट हाइड्रोट्रोपिज्म दिखाना चाहते हैं हम। प्रोसीजर क्या है भाई, प्रोसीजर ये है कि आप क्या करोगे, आप एक बड़ा सा कंटेनर लोगे, एक वेसल लोगे, एंड उसमें क्या करोगे, आप उसमें एक सीडलिंग डाल दोगे। सीडलिंग का मतलब समझते हो, सीडलिंग मतलब सीड जर्मिनेट हो रहा है, बस मुझसे बिल्कुल छोटा सा पौधा निकला है, थोड़ा सा छोटा सा पौधा बस निकला ही है, पौधा भी नहीं बोल सकते, बस उसमें थोड़ी सी ग्रोथ होनी शुरू हुई है, ठीक है। चलो ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, आप मतलब आपने एक वेसल लिया है, इसमें सॉइल भरी है, आपने उसके अंदर सीडलिंग डाल दिया है। किसका, आपने सीडलिंग डाल दिया, पी का या ग्राम का, किसी का भी डाल सकते हो, ठीक है। आपने क्या किया, आपने इसके अंदर सॉइल के अंदर एक ग्लास रखा, और ग्लास के अंदर आपने क्या किया, आपने यहाँ पे छोटे छोटे पोर्स बना लिए, मतलब छेद कर लिए इस ग्लास के अंदर, आपने छेद कर लिए इस ग्लास के अंदर, बहुत ही छोटे छोटे क्या कर दिए, छेद कर दिए ग्लास के अंदर, और आपने उसके अंदर पानी डाल के छोड़ दिया।
बहुत ही क्या करा आपने, बहुत ही फाइन पोर्स बनाए इस कंटेनर के अंदर एंड आपने इसके अंदर पानी रखा और सॉइल के अंदर डालकर छोड़ दिया, ठीक है। लीव द सेटअप फॉर फ्यू डेज, आपने कुछ दिन के लिए छोड़ दिया। आप ऑब्जर्व करोगे बेटा ये जो प्लांट का जो रूट है ये धीरे 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 क्या होगा, इसकी तरफ बेंड होना शुरू हो जाएगा। मैम हमको कैसे दिखेगा बेटा, कांच का वेसल यूज करना ना, जिसके आर पार दिख सके, ऐसा वेसल यूज करना, ठीक है। स्टील का यूज करोगे तो नहीं दिखेगा। तो हम ये ऑब्जर्व करेंगे, क्या ऑब्जर्व करेंगे भाई, हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो पार्ट है ये इसकी तरफ क्या हो रहा है, इस तरीके से बेंड हो रहा है। ये जो रूट्स हैं इसकी तरफ क्या होंगे, इस तरीके से बेंड होना शुरू हो जाएंगे। तो ये वाटर क्या है, स्टिमुलस है। ये रूट क्या है, प्लांट का पार्ट है। एंड व्हेन अ पर्टिकुलर प्लांट पार्ट इज ग्रोइंग टुवर्ड्स द स्टिमुलस, तो हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव ट्रोपिज्म। एंड क्योंकि यहाँ पे स्टिमुलस वाटर है तो मैं क्या बोलूंगी, हाइड्रोट्रोपिज्म। हमारी ऑब्जर्वेशन क्या होगी, हमारी ऑब्जर्वेशन ये होगी कि जो रूट्स हैं, रूट इज ऑब्जर्व्ड, ठीक है, जो है वो क्या हो रहे हैं, बेंड हो रहे हैं टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ द वाटर, जो पानी का सोर्स है उस तरफ क्या हो रहे हैं, वो ग्रो हो रहे हैं। और वो सीधा सीधा ग्रो नहीं हो रहे। हम तो ये एक्सपेक्ट करेंगे ना कि भाई सीधा सीधा ग्रो हो, बट वो सीधा सीधा ग्रो नहीं हो रहे, वो क्या हो रहे हैं, बेंड हो रहे हैं टुवर्ड्स द वाटर सोर्स। रिजल्ट क्या है, रिजल्ट ये है कि भाई जो हमारा प्लांट का एक पार्ट है जिसको हम रूट बोलते हैं, वो हाइड्रोट्रोपिज्म दिखाता है, ठीक है। एंड क्योंकि ये क्या है बेटा, ये डायरेक्शन वाटर की तरफ ही जा रहा है, स्टिमुलस की तरफ ही जा रहा है, तो ये क्या हो गया, ये पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म हो गया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज केमिकल कोऑर्डिनेशन अकर इन एनिमल्स। बेटा जब हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर पढ़ते हैं तो हम ये बोलते हैं कि भाई एनिमल्स के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन दो सिस्टम्स की वजह से हो पाता है। वन इज दी, जल्दी बताओ 2 सेकंड दे रही हूँ, 2 नहीं 5 दे रही हूँ, चलो हो गए 5 सेकंड। वन इज बिकॉज ऑफ द नर्वस सिस्टम जो है वहां पे क्या इन्वॉल्व हो जाता है बेटा, वहां पे न्यूरॉन्स आ जाते हैं, ठीक है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एनिमल्स दो सिस्टम्स की वजह से होता है। एक होता है नर्वस सिस्टम जहां पे हमारा न्यूरॉन आ जाते हैं, ठीक है। दूसरा होता है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम जहां पे क्या आ जाते हैं बेटा, हार्मोन्स आ जाते हैं। हार्मोन केमिकल सब्सटेंसेस हैं। तो वो ये पूछ रहा है कि केमिकल कोऑर्डिनेशन किस वजह से होता है, भाई केमिकल कोऑर्डिनेशन हार्मोन्स की वजह से होता है। केमिकल कोऑर्डिनेशन किसकी वजह से होता है, केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है बिकॉज ऑफ द हार्मोन्स, बिकॉज ऑफ द हार्मोन्स। देखो बेटा यहाँ पे हम क्या बताएंगे, केमिकल कोऑर्डिनेशन टेक्स प्लेस इन एनिमल विद द हेल्प ऑफ केमिकल मैसेंजर्स कॉल्ड हार्मोन्स। हार्मोन्स क्या होते हैं, हार्मोन्स केमिकल फ्लूइड्स या केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि स्पेसिफिक ग्लैंड्स सिक्रीट करते हैं। कौन से ग्लैंड्स में से निकलते हैं बेटा हार्मोन्स, वेरी गुड, एंडोक्राइन ग्लैंड्स में से निकलते हैं। और अलग अलग एंडोक्राइन ग्लैंड्स मिलकर हमारी बॉडी में एंडोक्राइन सिस्टम बनाते हैं, राइट। तो हमारे जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स में से जो केमिकल सब्सटेंसेस जिनको हम बोल रहे हैं, जिनको हम हार्मोन्स बोल रहे हैं, वो कहाँ बनते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स में बनते हैं। इसी के साथ बेटा मस्त एक दो चिपका देना एग्जाम्पल एंडोक्राइन ग्लैंड का और उनके हार्मोन्स के। जैसे कि आप बता सकते हो कि भाई यहाँ पे हमारा थायराइड ग्लैंड होता है, वहां से थायरोक्सिन निकलता है। पेनक्रिया होता है, वहां से चलिए बताओ, वेरी गुड, इंसुलिन निकलता है, ठीक है। एड्रीनल ग्लैंड होता है, वहां से एड्रेनलिन निकलता है। तो एग्जाम्पल बता देना और ये भी बता देना कि भी हार्मोन की वजह से ही ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है। होम्योस्टैसिस हो गया बेटा, बेसिकली अपनी बॉडी को मेंटेन करना। बदलती हुई एनवायरनमेंट के साथ साथ हम क्या कर रहे हैं, अडेप्ट कर रहे हैं, अपनी बॉडी में चेंजेस कर रहे हैं, तो वो सब होमोस्टैसिस के अंदर आ जाता है। तो ये सब हार्मोन्स की वजह से पॉसिबल हो पाता है। Why is the use of iodized salt advisable? ऐसा क्यों कहा जाता है कि भाई आपको आयोडाइज्ड सॉल्ट लेना चाहिए अपनी डाइट में? क्यों कहा जाता है, क्यों कहा जाता है भाई ऐसा? भाई ऐसा इसलिए कहा जाता है कि ये जो आयोडीन है, दिस इज नेसेसरी हमारे किसके लिए, थायराइड ग्लैंड के लिए। अगर हम चाहते हैं कि हमारा थायराइड ग्लैंड अच्छे से क्या बनाता रहे, थायरोक्सिन हार्मोन बनाता रहे, तो उसके वर्किंग के लिए, उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए आयोडीन जरूरी है। तो जब हमारे थायराइड ग्लैंड को इनफ अमाउंट में आयोडीन नहीं मिलता तो एक डिजीज डेवलप हो जाती है जिसको हम बोलते हैं गोइटर। तो अगर हम चाहते हैं कि भाई गोइटर ना हो, इसलिए आयोडीन हमें लेना चाहिए और आयोडीन अच्छी खासी मात्रा में हमको आयोडाइज्ड सॉल्ट में मिल जाता है। चलिए, तो यूजेज ऑफ आयोडाइज्ड सॉल्ट इज एडवाइजेबल
टू अवॉइड द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। आयोडाइज सॉल्ट क्यों लेना है? क्योंकि डेफिशिएंसी ना हो किस चीज की भाई, डेफिशिएंसी ना हो किस चीज की, आयोडीन की। अगर इनटेक कम होगा, जैसा कि मैंने कहा थायरॉक्सिन नाम का हार्मोन रिलीज नहीं कर पाएगा थायराइड ग्लैंड, वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और इन सब की मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाएगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक पर्सन क्या डेवलप कर लेगा बेटा, एक डिजीज डेवलप कर लेगा जिसका नाम गोइटर है, जो कि कब होती है, जब आयोडीन का इंटेक कम हो जाता है। सो डिक्रीज इंटेक ऑफ आयोडीन विल लीड टू अ प्रॉब्लम कॉल्ड गोइटर। आप देख रहे हो बेटा, मैंने यहाँ पे कुछ वर्ड्स को फोकस किया है। आपके पेपर में अगर ऐसे आएगा, ठीक है, तो आपको ये टर्म्स लिखने हैं, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन हो जाएगी। आयोडीन के डेफिशिएंसी की वजह से क्या होगा बेटा, थायराइड ग्लैंड जो है बेटा क्या होगा, वो कम थायरॉक्सिन का रिलीज क्या होगा, कम होगा, जिसकी वजह से गोइटर नाम की बीमारी होगी। ऐसे आंसर्स होने चाहिए। हाउ डज आवर बॉडी, नॉट योर बॉडी, हम सबकी बॉडी रिस्पॉन्ड व्हेन एड्रेनलिन इज सिक्रेटेड इनटू द ब्लड। एड्रेनलिन क्या होता है? एड्रेनलिन बेसिकली एक तरीके का हार्मोन होता है जो कि रिलीज करती है कौन, किडनी नहीं, हमारी 2 किडनियां हैं और हमारी किडनी के ऊपर 2 ग्लैंड्स रखे हुए हैं जिनको हम बोलते हैं एड्रीनल ग्लैंड। इस तरीके से क्या है बेटा, हमारी दोनों किडनी के ऊपर ये 2 ग्लैंड्स रखे हुए हैं जिनको हम बोलते हैं एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड का काम है एक हार्मोन बनाना जिसका नाम होता है एड्रेनलिन। बेटा एड्रीनल ग्लैंड से ना बहुत सारे हार्मोन्स बनते हैं, एफिनेफ्रिन, नॉन एफिनेफ्रिन, मतलब बहुत सारे यार ना, बट यहाँ पे हम सिर्फ उसी की बात करेंगे जिसकी पूछी गई है। तो ये जो एड्रेनलिन हार्मोन जब बना यहाँ पे, तो ये यहाँ से निकल के कहाँ चला जाता है बेटा, ये यहाँ से निकल के चला जाता है ब्लड में। पर ब्लड तो भाई मुसाफिर है, मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है। कहाँ जाएगा भाई ब्लड के अंदर एड्रेनलिन चला गया, ब्लड तो पता नहीं कहाँ कहाँ जाता है और बहुत जगह जाता है, बहुत जगह जाके बहुत सारे चेंजेस कराता है। तो जब हम एड्रेनलिन की बात करते हैं बेटा, एड्रेनलिन रिलीज होता है हमारी बॉडी में तब जब हम किसी इमरजेंसी सिचुएशन में आ जाते हैं। जैसे कि समृद्धि मैम के लिए एक बहुत बड़ी इमरजेंसी सिचुएशन ये है कि उनको छिपकली ना दिख जाए। जैसे ही छिपकली दिखेगी समृद्धि मैम भागेंगी, भागो छिपकली, ठीक है। तो जैसे ही समृद्धि मैम ने छिपकली देख ली, जैसे मान लो मेरे को छिपकली देख के हुआ, तो मान लो तुमको शेर दिख गया मेरे लिए इसलिए छिपकली दिखना इसलिए क्रोकोडाइल या सांप दिखना, तो उस टाइम पे क्या होगा भाई, तुम्हारे पीछे कोई शेर पड़ गया, भालू पड़ गया, ठीक है, हाथी पड़ गया, तो तुम क्या होगा बट तुम डर जाओगे, तुम्हारी हार्ट बीट तेज हो जाएगी। हार्ट बीट तेज क्यों हुई, किसने करवाई, एड्रेनलिन ने कराई, क्योंकि ये एड्रेनलिन बेटा इमरजेंसी सिचुएशन में तुम्हारी बॉडी में रिलीज हुआ और ये भाग के कहां गया बेटा, तुम्हारे ब्लड की मदद से हार्ट तक पहुंचा और हार्ट को जाके क्या कराया, जल्दी जल्दी पंप कराया, जल्दी जल्दी पंप कर रहा है, तुम्हारी हार्ट बीट तेज हो गई। ये तुम्हारा ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, एड्रेनलिन इमरजेंसी सिचुएशन में तुम्हारा ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है, ये जाके तुम्हारे लंग्स में तुम्हारा ब्रीदिंग रेट बढ़वा देता है, ठीक है। तो ये सारे चेंजेस किसकी वजह से हो रहे हैं, इमरजेंसी सिचुएशन में आके जब तुम्हारा सांस फूलने लगता है, तुम्हारी हार्ट बीट तेज हो जाती है, तुम्हारा चेहरा लाल हो जाता है, ठीक है, ये सारे के सारे काम एड्रेनलिन की वजह से हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो कहानी अभी हमने बताई वही हम अच्छे अच्छे शब्दों में बयां करेंगे। एड्रेनलिन क्या है बेटा, एक हार्मोन है जो कि कब रिलीज होता है, जब हम फ्राइटेंड, डर जाते हैं या फिर मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं एकदम से, अरे अब हम क्या करें, ठीक है। तो उस टाइम पे बेटा एड्रेनलिन क्या होता है, हमारे हार्ट में पहुंचता है और हार्ट बीट इंक्रीज करा देता है, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई जो होती है मसल्स तक वो भी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। एड्रेनलिन क्या करता है, जैसे कि हमने बात करी, इंक्रीज करता है ब्रीदिंग रेट को, हम जोर जोर से सांस लेने लगते हैं, क्यों, क्योंकि ये जाके हमारे डायफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट करा देता है, याद है ना बेटा, डायफ्राम इज इन्वॉल्व्ड इन द ब्रीदिंग, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, तो ये उसको भी इफेक्ट करता है। एड्रेनलिन रश आल्सो इंक्रीज ब्लड प्रेशर, इसकी वजह से ब्लड प्रेशर भी क्या होता है, इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से ज्यादा ग्लूकोज हमारे ब्लड में पहुंचने लगता है। ऑल टुगेदर हमारी बॉडी क्या हो जाती है बेटा, उस टाइम पे ये सारे चेंजेस दिखाती है जब हम इमरजेंसी सिचुएशन में आते हैं, ठीक है, समझ गए।
समझ गए? यस और नो? वेरी गुड। ठीक है। व्हाई आर सम पेशेंट्स ऑफ डायबिटीज ट्रीटेड बाय गिविंग इंजेक्शंस ऑफ इंसुलिन? भाई कुछ पेशेंट्स होते हैं डायबिटीज के जिनको ना इंसुलिन के इंजेक्शंस दिए जाते हैं। भाई देखो डायबिटीज कब होती है? डायबिटीज हम उस सिचुएशन को बोलते हैं जब क्या होता है, हमारे ब्लड के अंदर क्या हो जाते हैं, इंक्रीज्ड लेवल हो जाते हैं शुगर के, इंक्रीज्ड लेवल ऑफ ब्लड ग्लूकोज। जब हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा इंक्रीज रहने लग जाता है। ग्लूकोज को बेटा शुगर भी बोल सकते हैं, है ना, शुगर। तो हमारे ब्लड के अंदर जब शुगर बहुत हाई रहने लगती है, ग्लूकोज जब बहुत हाई रहने लगता है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, डायबिटीज। डायबिटीज में ब्लड ग्लूकोज कितना इतना हाई क्यों हो गया भाई, नीचे क्यों नहीं आ रहा है? उसको नीचे लाने का काम इंसुलिन का है, बट बॉडी में इंसुलिन ने बनाना क्या कर दिया है, कम कर दिया या फिर बंद कर दिया है। तो जब हम डायबिटीज कंडीशन की बात करते हैं, डायबिटीज कंडीशन में होता क्या है, इंसुलिन नाम का हार्मोन या तो बहुत ही कम बन रहा है, बहुत ही लेस बन रहा है, या फिर बनना ही बंद हो गया है। इंसुलिन क्या करता था, इंसुलिन ब्लड के ग्लूकोज को, ब्लड के अंदर जो शुगर है उसको कम कर देता था, बट अब बन नहीं रहा, और बन रहा है तो बहुत कम बन रहा है, जिसकी वजह से ग्लूकोज का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा रहता है, बहुत बड़ा रहता है। ठीक है। तो जब इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, जब एडवोकेट जितना होना चाहिए उतना नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, भाई उसको मेंटेन करने के लिए हम बाहर से इंजेक्शन लगाएंगे, इंजेक्शंस देते हैं। ठीक है। पेशेंट्स को हम इसलिए इंजेक्शन देते हैं बाहर से, यही बात हमको बतानी थी। अब इसके साथ हमने क्या कर लिया, इंटेक्स क्वेश्चंस को कवर कर लिया। अब फटाफट से क्या करते हैं, एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। चलो भाई साथ साथ आंसर करेंगे। इसमें से कौन सा प्लांट हार्मोन है? देखो बेटा इंसुलिन, थायरोक्सिन एंड ईस्ट्रोजन, ये तीनों के तीनों क्या है, ये तीनों के तीनों एनिमल हार्मोन के एग्जाम्पल है। फटाफट से बता दो कौन किसको सिक्रीट करता है, जल्दी से बताओ। इंसुलिन कौन सिक्रीट करता है, अभी बात करी, पेनक्रियास, वेरी गुड। थायरोक्सिन थायराइड ग्लैंड, ईस्ट्रोजन ओवरी। साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन क्या है भाई, साइटोकाइनिन प्लांट हार्मोन है। तो मेरा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। दो न्यूरॉन के बीच का जो गैप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, दो न्यूरॉन के बीच का जो गैप होता है उसको हम बोलते हैं साइनैप्स। तो आंसर ऑप्शन बी हो गया। ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट? हमारा जो ब्रेन होता है बेटा वो किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? ब्रेन की वजह से ही बेटा हम सोचते समझते हैं, थिंकिंग में इन्वॉल्व है। इट रेगुलेट्स दी हार्ट बीट। अब हमको लगता है कि यार मैं तो अपनी मर्जी से अपनी हार्ट बीट को कंट्रोल नहीं कर सकती ना, हार्ट बीट कर रहा है, मैं उसको ना तेज कर सकती अपनी मर्जी से, ना कम कर सकती, बट कुछ तो चीज होगी ना जिसको कंट्रोल कर रही है हमारी बॉडी में। यस, हेड ऑफिस मतलब ब्रेन, हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है बेटा इसको। ठीक है। उसके अलावा बैलेंसिंग ऑफ द बॉडी, सेरिबेलम की हमने से बात करी है, तो ऑल ऑफ द थिंग्स आर कंट्रोल्ड बाय ब्रेन। सो आंसर ऑप्शन डी हो गया। चलो जी, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिसेप्टर्स इन आवर बॉडी? हमारी बॉडी में रिसेप्टर्स क्या करते हैं बेटा? रिसेप्टर्स का काम है स्टिमुलस को रिसीव करना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई बहुत चीज गर्म लगी तो उस चीज को गर्म जो लगी है ना, वो जो फील हुई, वो स्टिमुलस को जो सेंस किया, किसने किया? थर्मोरिसेप्टर्स। कोई स्मेल थी, अच्छी थी, बुरी थी, किसने सेंस किया? ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। मैं देख पा रही हूँ, लाइट को सेंस कर पा रही हूँ, फोटो रिसेप्टर्स। टंग पे कोई चीज अच्छी लग रही है, कोई चीज बहुत मीठी है, कोई चीज बहुत कड़वी है, कोई बहुत चीज बहुत नमकीन है, खट्टी कड़वी जो भी है ना, जो टेस्ट होते हैं उनको मैं किस वजह से सेंस कर पा रही हूँ? टेस्ट स्टिमुलस है, राइट? किसकी वजह से सेंस कर पा रही हूँ? गस्टेटरी रिसेप्टर्स। तो वो यही पूछ रहा है क्या फंक्शन है? रिसेप्टर्स का काम है टू रिसीव अ स्टिमुलस। अगर मुझे बिल्कुल एक शब्द में आंसर देना है तो मैं बोलूंगी टू रिसीव अ स्टिमुलस। स्टिमुलस को रिसीव करने का काम है। अब वो ये कह रहा है आप ऐसी सिचुएशन बताओ, अगर think of situations where receptors do not work properly, what problems are likely to rise? अगर ऐसी सिचुएशन आए जहां पे हमारे रिसेप्टर्स ढंग से काम करना बंद कर दे तो आपको क्या लग रहा है, क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं? अरे बिडू कैसी बात कर रहे हो यार, रिसेप्टर्स स्टिमुलस नहीं रिसीव कर पाएंगे, स्टिमुलस रिसीव नहीं होंगे तो न्यूरॉन्स को इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, न्यूरॉन को इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी तो हमारे ब्रेन को इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, और हम सही तरीके से जो हम एक्ट करना चाहिए हमको सिचुएशन में हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है। देखो बेटा, रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट थ्रू आउट आवर बॉडी। हमारे पूरी बॉडी में रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। कहां पे? हमारे मेनली सेंस ऑर्गन्स में। रिसेप्टर्स क्या करते हैं? कलेक्ट करते हैं इंफॉर्मेशन को, यानी कि इंफॉर्मेशन मतलब सिग्नल्स को, स्टिमुलस को, जो भी हमारे आसपास हमारे अराउंड हो रहे हैं, और सिग्नल भेजते हैं कहां पे? हमारे ब्रेन में। और ब्रेन में जाके क्या होता है बेटा? वही वो
आई एम सॉरी गाइज, ठीक है। तो वहां जाके वो क्या होता है बेटा, वहां जाके रेंडर इफेक्ट, रेंडर मतलब उसको प्रोसेस किया जाता है, ठीक है, जो भी चेंज कराना है उसके अगेंस्ट। रिसेप्टर्स जब डू नॉट वर्क प्रॉपरली, अब देख लो बेटा, जब रिसेप्टर्स ढंग से काम नहीं करेंगे तो जो इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई हैं वो ढंग से हमारी बॉडी में नर्व इंपल्स क्रिएट नहीं कर पाएंगे, और हमारी बॉडी को जब राइटफुली जो रिस्पॉन्ड करना चाहिए वो हम नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल बेटा, अगर हमारे गस्सेटरी रिसेप्टर्स, टंग अगर हमारी मान लो जल जाए, है ना, कई बार हम बहुत गर्म चीज पी लेते हैं, बहुत जल जाती है, तो उसके बाद हमको चीजों का टेस्ट ढंग से नहीं आ पाता। क्यों? क्योंकि हमारे गस्ट्रेटरी रिसेप्टर्स ढंग से काम ही नहीं कर रहे हैं। तो गस्ट्रेटरी रिसेप्टर्स हमारी टंग पे होते हैं और वो ढंग से काम नहीं कर रहे, तो हम ढंग से किसी भी चीज का टेस्ट हम एंजॉय नहीं कर पाएंगे, है ना, नहीं कर पाएंगे। तो ये यहाँ पे क्या है, एग्जाम्पल के तौर पे हमने बता दिया। Draw the structure of a neuron and explain its function। हमें क्या करना है बेटा, न्यूरॉन का डायग्राम बनाना है। देखो बेटा, न्यूरॉन का डायग्राम हमने पहले भी डिस्कस किया है क्लास में कि भाई कैसे बनाना है, क्या करना है। सबसे पहले तो भाई देखो क्या करो, सबसे पहले एक न्यूक्लियस बना लो। न्यूक्लियस के अराउंड हमने यहाँ पे क्या कर लिया, न्यूक्लियस के अराउंड हमने यहाँ पे ये चंद्रमुखी जैसा एक फूल बना दिया है, ठीक है, जिसको हमने क्या बोला है बेटा, ये जो मेन पार्ट बना दिया ये सेल बॉडी है। ये जो इसके ब्रांचेस निकल रही हैं इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं डेंड्राइट्स। यहाँ पे एक बहुत ही लंबी सी पूंछ निकल रही है जिसको हम बोलते हैं एक्सॉन। एक्सॉन ऐसे ऐसे चलती है और आखिरी में जाके ये भी क्या होती है, आखिरी में जाके ये भी इस तरीके से ब्रांच हो जाती है। एंड इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, इसी को हम बोलते हैं नर्व एंडिंग, इसी को हम बोलते हैं नर्व एंडिंग, राइट। तो यहाँ पे हमने ये क्या बनाया, ये हमने बनाई डेंड्राइट्स, ये हमने इसका बना दिया मेन सेल बॉडी, ये हमने इसका बना दिया एक्सॉन, एंड ये हमने इसकी बना दी नर्व एंडिंग, ठीक है। अब साइनैप्स की बात अभी हमने थोड़ी देर पहले करी थी बेटा। मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, मान लेते हैं यहाँ पे एक और न्यूरॉन है, एक और न्यूरॉन है इसके पास इस तरीके से, ये इसकी नर्व एंडिंग होगी एंड सो ऑन, ठीक है। तो भाई इन दोनों न्यूरॉन्स के बीच में जो खाली जगह है इसको हम क्या बोलेंगे, वेरी गुड, इसको हम बोलेंगे साइनैप्स। तो यहाँ पे ये जो खाली जगह है, यहाँ पे ये जो इन दोनों के बीच में ये जो खाली स्पेस है, इस खाली स्पेस को व्हाट डू वी कॉल इट, इस खाली स्पेस को हम बोलते हैं साइनैप्स, इस खाली स्पेस को वी कॉल साइनैप्स। अब यहाँ पे आप कहोगे कि मैम पूछा ही नहीं था हर पार्ट का फंक्शन। बेटा हर पार्ट का फंक्शन नहीं पूछा था, अरे 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 हाँ, हर पार्ट का बेटा यहाँ पे फंक्शन नहीं पूछा था, बट मैं चाहती हूँ कि आप अच्छे से प्रिपेयर करके रखो, क्योंकि पेपर में कई बार इस तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं कि ड्रॉ अ वेल लेबल डायग्राम ऑफ अ न्यूरॉन एंड स्टेट द फंक्शन ऑफ एक्सॉन, स्टेट द फंक्शन ऑफ डेंड्राइट, स्टेट द फंक्शन ऑफ नर्व एंडिंग, है ना, इस तरीके से आपको क्वेश्चन आ जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे ये आपको मेंशन कर दिया है सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट लेटर ऑन। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये एनसीईआरटी के अंदर क्या दिया हुआ है बेटा, एनसीईआरटी के अंदर देखो ये डायग्राम दिया हुआ है इस तरीके से प्रॉपर लेबलिंग के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज फोटोट्रॉपिज्म अकर इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर फोटोट्रॉपिज्म की प्रोसेस कैसे होती है ये पूछा जा रहा है। देखो बेटा फोटोट्रॉपिज्म, फोटो मतलब लाइट, ट्रॉपिज्म मतलब ट्रॉपिक मूवमेंट। इसमें क्या होता है बेटा, हमारा प्लांट है, प्लांट को जिस तरफ से भी लाइट मिल रही है ना, जिस तरफ से भी लाइट मिल रही है प्लांट उसी तरफ बेंडिंग शो करना शुरू कर देता है। इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं फोटोट्रॉपिज्म। क्या इतने से काम चल जाएगा? नहीं, वो पूछ रहा है हाउ, होता कैसे है। अभी जब क्लास स्टार्ट हुई तो मैंने वर्बली आपको बताया भी था, ऑक्सिन की कहानी मैंने बताई थी। देखो बेटा हमारा प्लांट क्या कर रहा है, मान लो ये प्लांट की शूट है, प्लांट की शूट है ये, और इसको यहां से लाइट मिल रही है, तो ये प्रॉपर्ली देखो लाइट यहां से मिल रही है तो ये लाइट की तरफ 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 सीधा सीधा ग्रो करेगा, इट विल ग्रो सीधा सीधा सीधा, क्योंकि लाइट यहां से मिल रही है। लाइट का सोर्स मैंने थोड़ा सा इधर मूव किया तो अब क्या होगा बेटा, यहां से और यहां से लाइट नहीं आ रही, इधर से लाइट आ रही है, इधर से लाइट आ रही है। तो धीरे 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 हम देखेंगे जो जैसे जैसे हमारी लाइट सोर्स इधर इधर मूव करेगी वैसे ही हमारा जो शूट है इट विल स्टार्ट बेंडिंग टुवर्ड्स द सन या लाइट। ऐसा क्यों हुआ? देखो बेटा इसका कारण है एक हार्मोन जिसका नाम है ऑक्सिन। ऑक्सिन के जब हम रोल्स पढ़ते हैं बेटा वहां पे भी हम सबसे पहले बताते हैं कि भाई ऑक्सिन फोटोट्रॉपिज्म कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कैसे? देखो बेटा ऑक्सिन बेसिकली काम कैसे करता है, ऑक्सिन काम करता है सेल इलोंगेशन के द्वारा। ये क्या करता है, ये सेल को इलोंगेट करने में मदद करता है। यानी कि मान लो कोई सेल पहले ऐसा है
तो ऑक्सिन की वजह से वो क्या हो जाएगा, वो इस तरीके से हो जाएगा, वो इस तरीके से क्या होगा, इलोंगेट हो जाएगा। तो बेसिकली होता क्या है बेटा, जब इस तरफ से लाइट आने लगती है तो ऑक्सिन यहाँ पे क्या होते हैं बेटा, टिप्स पे प्रेजेंट होते हैं, ये केमिकल्स ना यहाँ पे ही बनते हैं। बट ऑक्सिन को ना लाइट नहीं पसंद, ऑक्सिन को लाइट नहीं पसंद, वो थोड़ा शेड में रहना पसंद करता है। तो वो यहाँ से कहता है भागो 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 भागो, और वो यहाँ आ जाता है। वो कहाँ आ जाता है, वो इस तरफ आ जाता है। डू यू आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? यहाँ पे वो नेचुरली प्रेजेंट होता है बट उसको लाइट नहीं पसंद, तो वो यहाँ पे आ जाता है, इस तरफ आ जाता है। एंड जब बहुत सारा ऑक्सीजन यहाँ पे इकट्ठा होता है तो यहाँ के जो सेल्स थे जो कि पहले ऐसे थे, अब वो इस तरीके से क्या होते हैं, ऑक्सीजन क्या करता है, इनकी सेल की इलोंगेशन करा देता है, जिसकी वजह से सेल लंबा होने लग जाता है। अब बेटा कोई भी चीजें छोटी है तो ठीक है, बट वो इलोंगेट होगी तो ऑब्वियस सी बात है वो यहाँ पे बहुत सारे सेल्स, यहाँ पे इस तरीके से बहुत सारे सेल क्या होते हैं, इलोंगेट हो जाते हैं। बहुत सारे सेल्स क्या होते हैं, इलोंगेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे मोस्ट ऑफ द सेल्स इलोंगेट होने के कारण इस तरफ बेंड हो जाते हैं। इलोंगेट होते होते वो क्या होगा, इस तरीके से बेंडिंग शो करते हैं। अब ये जो बात मैंने बोली ना, ये सारी की सारी बात यार यहाँ पे लिखी हुई है, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, वेरी गुड। ठीक है, अब देखो बेटा जो मैंने बात बताई ना, यहाँ पे वही सारी बात लिखी हुई है। आपको अगर लॉजिक समझ आ गया, आपका कंसेप्ट समझ आ गया, तो आप बहुत इजीली इसको अपने वर्ड्स में भी लिख कर आ सकते हो। डायरेक्शनल ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट हो रही है जब किसी प्लांट या प्लांट पार्ट की, उसको फोटोट्रोपिज्म बोलते हैं जी। ठीक है जी। शूट क्या होता है, बेंड होता है लाइट की तरफ। ठीक है, ये हमने बता दिया, पूरी कहानी सुना दी। सनलाइट इधर से गिरेगी उधर से होगा, इक्वल प्रेजेंस होगा। ठीक है, इस तरफ से अनइक्वल होगा, सेल इलोंगेट होंगे, सारी की सारी कहानी यहाँ पे हमने बता दी है। चलिए बेटा, विच सिग्नल्स विल गेट डिसरप्टेड इन केस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। भाई अगर किसी की स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी हो जाती है तो कौन से सिग्नल्स डिसरप्ट होंगे? भाई स्पाइनल कॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कोई चीज फील हो रही है, सिग्नल गया गया गया, ब्रेन के पास डायरेक्टली नहीं जाएगा, पहले स्पाइनल कॉर्ड के पास जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन के पास लेके जाएगी। स्पाइनल कॉर्ड अगर डैमेज हो गई तो सिग्नल ब्रेन तक नहीं पहुंच पाएंगे। मोर ओवर, इसके अलावा एक और चीज सोचो बेटा, हमारे सारे के सारे रिफ्लेक्स एक्शन कौन कंट्रोल करता है? स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड अगर डैमेज होगी तो रिफ्लेक्स एक्शंस भी ढंग से नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे अगर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो जाती है तो जो भी सिग्नल्स हमारी नर्व्स लेकर आ रही है, नर्व्स के पास कहां से आए जी? नर्व्स को सिग्नल्स स्टिमुलाई किसने दिए बेटा? रिसेप्टर्स ने। तो बेसिकली जो भी हमको सिग्नल्स मिलते हैं, है ना, सिग्नल्स हो गए या जो भी स्टिमुलस हो गए, उसको रिसीव करने का काम रिसेप्टर्स का है। रिसेप्टर्स नर्व्स को दे देती हैं इंफॉर्मेशन, और जो हमारी नर्व्स हैं वो किसको दे देती हैं? स्पाइनल कॉर्ड को। स्पाइनल कॉर्ड डैमेज है भाई, स्पाइनल कॉर्ड आगे लेके जाती है ब्रेन तक। बट भाई सुन लो, ये तो डैमेज है तो आगे नहीं जा पाएंगे सिग्नल्स। ठीक है, तो जो भी सिग्नल्स हमारी नर्व्स लेकर आ रही हैं या हमारे जो रिसेप्टर्स लेकर आ रहे हैं वो सिग्नल्स डिस्टर्ब हो जाएंगे। मोर ओवर यहाँ पे एक और पॉइंट ऐड कर देना, आई थिंक यहाँ पे मिसिंग है, जो मैंने अभी पीछे भी बात करी। हमारे सारे के सारे रिफ्लेक्स एक्शन कौन कंट्रोल करता है? वेरी गुड, हाँ जी, वेरी गुड, स्पाइनल कॉर्ड। तो रिफ्लेक्स एक्शंस में भी क्या होगा, प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि उसको कंट्रोल करने वाला करता धरता है स्पाइनल कॉर्ड, वो डैमेज है। ठीक है, विल बी अफेक्टेड। तो बेटा कोई चीज ऐसी नहीं है जो हमने डिस्कस नहीं करी है, बस थोड़ा आपको अपना दिमाग चलाना पड़ेगा यार। ठीक है, हाउ डज केमिकल कोऑर्डिनेशन अकर इन प्लांट्स? देखो, केमिकल कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तो भाई प्लांट्स के अंदर केमिकल कोऑर्डिनेशन किस वजह से होता है? भाई जहां पे भी आपको ये टर्म आ जाए ना केमिकल कोऑर्डिनेशन, ट्रस्ट नहीं बेटा, आंख बंद करके ना हार्मोन लिखाना, बस ये गलती मत करना। कहीं प्लांट के अंदर एनिमल हार्मोन लिखकर आ गए और एनिमल हार्मोन के अंदर प्लांट हार्मोन लिखकर आ गए, है ना, तो पता चले केमिकल हार्मोन के अंदर लिखकर आ रहे हो एड्रेनलिन, है ना, प्लांट भी दौड़ रहा है एड्रेनलिन रश में। ठीक है, तो केमिकल कोऑर्डिनेशन का अगर कहीं टर्म आए तो हार्मोन लिखना है, बट मेक श्योर आपको पता हो प्लांट के हार्मोन कौन से और एनिमल हार्मोन कौन से। तो प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड रिस्पॉन्सेस, ठीक है, प्लांट के अंदर जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, या जो भी रिस्पॉन्स प्लांट कर रहा है एनवायरमेंट के प्रति, वो सब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट किए जाते हैं कुछ केमिकल सब्सटेंसेस की मदद से, जिनको हम बोलते हैं हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स जो होते हैं बेटा प्लांट के एक स्पेसिफिक पार्ट में बनते हैं, है ना, जैसे मान लो कोई हार्मोन शूट की टिप पे बन गया, कुछ हार्मोन शूट रूट की टिप पे बन गए,
इस तरीके से। तो इस तरीके से क्या होती है बेटा, प्लांट में एक पार्ट में बनते हैं और फिर उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है इधर से उधर जहां पे भी उनकी रिक्वायरमेंट होती है। मेजरली 5 हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। हार्मोन्स को बेटा बहुत जगह पे फाइटो हार्मोन्स भी कहा जाता है। 5 हार्मोन्स होते हैं, पहला हमारा ऑक्सिन हो गया, दूसरा जिब्रेलिन हो गया, तीसरा साइटोकाइनिन, चौथा एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन। जिसमें कि बेटा हम बात करें अगर ग्रोथ को प्रमोट करने वाले हमारे ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन है, ग्रोथ को जो प्रमोट नहीं करते, जो ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, जैसे कि हमारा एब्सिसिक एसिड हो गया, हमारा इथाइलिन हो गया, ये क्या करते हैं, अपोजिट, ये इनहिबिटरी हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। What is the need for a system of control and coordination in organism? वो कह रहा है कि भाई ऑर्गेनिज्म के अंदर हमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की क्यों जरूरत है। अरे भाई मरना है क्या तेरे को, डर नहीं लगता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो भाई एनवायरनमेंट में जो भी चीजें हो रही हैं उन सबसे डील कैसे करोगे, रोड क्रॉस कैसे करोगे, जब तुम्हें ये नहीं, तुम्हारा ब्रेन ही नहीं प्रोसेस कर पाएगा कि भाई लाल लाइट में रुकना होता है, ग्रीन लाइट में चलना होता है। प्लेग्राउंड में खेलोगे कैसे जब यही नहीं पता चलेगा, अरे बॉल आ रही है, पकड़नी है, क्या करना है। तो पूरी की पूरी बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। नीड क्या है, देखो बेटा कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है, जिसकी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है बेटा, वो सिर्फ एक चीज से नहीं बना होता, वो बहुत चीजों से बना है। जैसे हमारी बॉडी में भाई मसल्स भी हैं, बोन्स भी हैं, ब्लड भी है, हर अलग अलग चीजों से बनी है हमारी बॉडी। एंड इन सब चीजों के बीच में कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है, ठीक है। मान लो बेटा आप कुछ फ्रेंड्स ने मिलकर प्लान बनाया कि हम, मतलब मान लो आप 3 जनों, मान लो 5 जनों का ग्रुप है, ठीक है। आपने सोचा यार हम 3 जने मिलकर ना दोनों को डराएंगे, ठीक है। आपने प्लान बनाया, अब प्लान बना लिया तुमने और आखिरी में जब बारी आई उनको डराने की, तुम कोऑर्डिनेट ही नहीं कर पाए ढंग से, कब क्या करना है, कैसे करना है, प्लान सक्सेसफुल हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो वैसे ही बेटा आपको कोई भी काम करना है अपनी बॉडी में, अपनी डेली लाइफ में, तो उस टाइम पे हमारे ब्रेन का हर चीज के साथ कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। मुझे कब अपने पैर की मसल्स को रोकना है, कब मुझे चलना है, ठीक है, कब मुझे दौड़ना है, ये सारे सिग्नल्स मेरे ब्रेन मुझे भेज रहा है। और मूवमेंट किस वजह से हो पा रही है, मेरे पैर की मसल्स की वजह से। लेग्स में जो मसल्स हैं, बोन्स हैं, सब मूव कर रहे हैं। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है डिफरेंट पार्ट्स का। तो हम यही बताएंगे बेटा, वेरियस ऑर्गन्स, हमारे अलग अलग ऑर्गन्स क्या करते हैं, मिलजुल के काम करते हैं, ठीक है, मिलजुल के काम करते हैं, डिफरेंट फंक्शन कैरी आउट हो पाते हैं। एंड इन्हीं सब काम को करने के लिए हमारे 2 सिस्टम, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम मिलके काम करते हैं और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पॉसिबल हो पाता है। इनवॉलेंट्री एक्शन और रिफ्लेक्स एक्शन में क्या फर्क है बेटा? इनवॉलेंट्री एक्शंस में बेटा हमारा ब्रेन इन्वॉल्व होता है, रिफ्लेक्स एक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता, ठीक है। चलो और भी देख लेते हैं यहाँ पे, और क्या है। रिफ्लेक्स एक्शन में क्या है बेटा, ये ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स होते हैं और ये तभी होते हैं जब हमारी बॉडी को स्टिमुलस मिलता है। कोई चीज गर्म लगी, हाथ हटाया, स्टिमुलस मिला था, है ना, हॉट ऑब्जेक्ट का स्टिमुलस मिला। इनवॉलेंट्री एक्शन हमारी बॉडी में होते रहते हैं और इनको किसी स्टिमुलस की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप देखो बेटा, हार्ट बीट करेगा जब तुम सो रहे हो, जग रहे हो, खेल रहे हो, दौड़ रहे हो, बात कर रहे हो, इट इज वर्किंग इटसेल्फ, ये हमेशा होते रहते हैं। स्पाइनल कॉर्ड इनको करती है, ठीक है। यहाँ पे बेटा हमारा ब्रेन, हमारा मेडुला क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। बहुत ही क्विक होते हैं और इंस्टेंटली हो जाते हैं, ये रिलेटिवली स्लोअर हैं। यहाँ पे बेटा हमारी मसल्स इन्वॉल्व है, हमारे ग्लैंड्स इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पे बेटा हमारी सिर्फ और सिर्फ स्मूथ मसल्स इन्वॉल्व है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारी हार्ट की तो कार्डियक मसल्स हो गई, यहाँ पे ऐड कर लेना, कार्डियक मसल्स भी आ जाएंगे, ठीक है। हमारी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स हो रही है यहाँ पे, किसकी, विंड पाइप, फूड पाइप की। तो ये सब क्या है बेटा, स्मूथ मसल्स हो गई, है ना। हमारी आई का ब्लिंक होना, टेस्टी खाना देख के मुंह में सलाइवा आ जाना, ठीक है, हार्ट बीट होना, ब्लड का सर्कुलेशन होना, ये इनवॉलेंट्री एक्शन के क्या है, एग्जांपल्स हैं। चलिए जी, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें कंपेयर करना है, क्या चीज हमको कंपेयर करना है कि नर्वस और हार्मोनल मैकेनिज्म एक दूसरे से कैसे अलग है, क्योंकि हमारी बॉडी में नर्वस सिस्टम की वजह से भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो रहा है, हार्मोन्स की वजह से भी हो रहा है। देखो बेटा, नर्वस सिस्टम में क्या चीजें होती हैं ये बता देंगे भाई। देखो नर्वस सिस्टम में पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसी में ब्रेन भी आ गया। यहाँ पे बेटा क्या होता है, यहाँ पे कोई सिस्टम विस्टम ऐसे नहीं है भाई। हार्मोनल कंट्रोल में क्या होता है, जो भी एंडोक्राइन ग्लैंड है वहां से पे हार्मोन बनेगा और वहां से निकल के भाग जाएगा ब्लड में और अपना फंक्शन करेगा, ठीक है। ये क्या है बेटा, ये जल्दी होता है, न्यूरॉन जल्दी से इंफॉर्मेशन को इधर से उधर पहुंचाते हैं। हॉर्मोन्स से जो एक्शंस होते हैं वो रिलेटिवली क्या है, स्लो है और इनको टाइम लगता है, ठीक है।
नर्व इम्पल्स स्पेसिफिक नहीं होती, न्यूरॉन का काम सिर्फ और सिर्फ क्या है, इंफॉर्मेशन को इधर से उधर लेकर जाना, कैसी भी हो वो इधर से उधर ले जाएगा, बट हार्मोन स्पेसिफिक है, जो उनका काम है वो वही कराएंगे। इंसुलिन का काम अगर ग्लूकोज को नीचे लाने का है, कम करने का, तो वो ही करेगा, इंसुलिन बढ़ाएगा नहीं ग्लूकोज को, उसके लिए अलग हार्मोन है। तो ये क्या होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं। यहाँ पे फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, रैपिड है, फास्ट है, यहाँ पे फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन स्लो है। And the last question for today, what is the difference between the manner in which movement take place in a sensitive, अरे यार सेम क्वेश्चन भाई, मूवमेंट जो हो रही है सेंसिटिव प्लांट के अंदर, स्टार्टिंग में सबसे पहला क्वेश्चन आई थिंक यही था, सेंसिटिव प्लांट के अंदर, नहीं ये वाला क्वेश्चन नहीं था, बट ये हम डिस्कस कर चुके हैं। सेंसिटिव प्लांट के अंदर जो मूवमेंट हो रही है वो क्या है, वो नेस्टिक मूवमेंट है। और लेग के अंदर जो मूवमेंट हो रही है, बेटा लेग्स की मूवमेंट से क्या करते हो यार, वॉक करते हो ना। क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस कर लिया है ना, सेम चीज करनी है, इसको अच्छे से रीड कर लेना, राइट। चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में विद द एनसीईआरटी सॉल्यूशन ऑफ नेक्स्ट चैप्टर। आर यू लाइकिंग इट और नॉट, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, एंड अच्छा सा प्यारा सा सनफ्लावर बना देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।